सोचिए उस बदनसीब और अभागे पिता के हृदय पर क्या गुजरेगी जिसका इकलौता जवान बेटा एक दोपहर बऊ बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले और फिर कभी लौटकर वापस ही ना आए। पंचानन कलकत्ता की गलियों में मीठे खीर मोहन बेचने वाला एक ऐसा फेरीवाला जिसने बेटे की जुदाई के गम में अपनी पत्नी को घुट घुट कर मरते देखा। और विडंबना तो देखिए कि पूरे 12 साल तक शहर के एक एक अस्पताल और नाली की खाक छानने के बाद जब उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट गया तो उस बूढ़े ने कुशा की घास से अपने बेटे का पुतला बनाकर उसका आखिरी श्राद्ध रचा डाला। प्रकृति के अमर शिल्पी विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी ये कालजयी रचना फेरी वाला इंसानी बेबसी, एक अनाथ विधवा बहू के दर्द और पिता के कभी न खत्म होने वाले पछतावे की वो अमर दास्तान है जो आपकी आंखों को आंसुओं से भिगो देगी। सुनिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड की एक और मर्मस्पर्शी पेशकश। तो फिर देर किस बात की, अपनी सांसें थाम लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि हम सीधे रुख कर रहे हैं हैरिसन रोड के उस पुराने छात्र मेस के बैठक खाने का, जहां सुबह के ठीक 7 बजते ही पंचानन बाबू सिर पर चपटी हांडी रखे अपनी मीठी मुस्कान के साथ दाखिल होने जा रहे हैं। आज से बहुत साल पहले जब मैं जवान था और मैंने नया नया कलकत्ता आकर कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की थी, तब मैं हैरिसन रोड के एक छात्र मेस में रहा करता था। उस दौर में एक फेरी वाला हर रोज हमारे उस मेस में चक्कर लगाया करता था। उसके सर पर हमेशा एक चपटे मुंह की बड़ी सी हांडी रखी रहती थी जिसमें वो बहुत ही रसीले खीर मोहन और रसगुल्ले भर कर लाता था। सच कहूं तो वो आदमी वाकई में बहुत ही लाजवाब और मुंह में घुल जाने वाले खीर मोहन बनाता था। लेकिन उस आदमी की इससे भी बड़ी खासियत ये थी कि वो मेस के लड़कों को बहुत आराम से उधार पर भी मिठाइयां खिला दिया करता था। वो फेरी वाला इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि मेस जैसे ठिकानों पर अगर लड़कों को उधार ना दिया जाए तो फिर कोई भी धंधा चल ही नहीं सकता। और वो उधार भी कोई छोटा मोटा उधार नहीं होता था। मेस के लड़के बिना किसी फिक्र के दिन पर दिन मजे से उसकी मिठाइयां उड़ाते रहते थे। महीने का आखिर आते आते जब हिसाब जोड़ा जाता तो पता चलता कि फेरी वाले के खीर मोहन का उधार किसी लड़के पर आज के हिसाब से 700-800 रुपए तो किसी पे 1000 रुपए तक चढ़ चुका है। उस वक्त के 10-15 रुपए की कीमत आज तो इसी के बराबर बैठती है ना। लेकिन इस उधार वाले धंधे में सबसे बड़ी आफत ये थी कि पिछला पैसा ना मिलने पर भी फेरी वाले को उन लड़कों को उधार खिलाते ही रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो उन्हें मिठाइयां खिलाना बंद कर देता तो फिर उसका वो फंसा हुआ पैसा कभी भी वसूल नहीं हो पाता। उस खीर मोहन वाले के चेहरे पर हमेशा एक बहुत ही मीठी और आजीजी भरी मुस्कान छाई रहती थी। कम से कम मैंने तो उसे कभी भी उस मुस्कान के बिना उदास या गुस्से में नहीं देखा था। उसके वहां आते ही हम सबको बहुत अच्छा लगने लगता था, क्योंकि वो हमेशा अपने पास कोई ना कोई बहुत ही मज़ेदार और हंसाने वाला किस्सा लेकर आता था। मेस के सारे लड़के उसकी वो मज़ेदार कहानियां सुनते सुनते बातों ही बातों में मज़े से काफ़ी सारी मिठाइयां चट कर जाते थे। वो आदमी देखने में भी काफ़ी रोबीला और मजबूत कदकाठी का इंसान था। उसका रंग साफ और गोरा था और उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी और घनी मूंछें थीं। उसके उस रूप को देखकर ही हमें अंदर से बहुत हंसी आ जाती थी। और उस पर जब वो अपने देश गांव के वे तरह तरह के और मज़ेदार किस्से सुनाना शुरू करता तो हंसते हंसते हमारे पेट में सचमुच बल पड़ने लगते थे। वो फेरी वाला वक्त का इतना पाबंद था कि घड़ी की सुई की तरह हर रोज ठीक एक ही वक्त पर हमारे मेस में आकर खड़ा हो जाता था। घड़ी की सुई ठीक 7 पर पहुंचती और हम लड़के मुंह हाथ धोकर चाय नाश्ते के लिए बैठते कि तभी वो खीर मोहन वाला सिर पर अपनी चपटी हांडी रखे हाजिर हो जाता। अगले 2 घंटों तक हंसी मजाक और मजेदार कहानियों का लंबा दौड़ चलता
और उसी बीच उसकी सारी मिठाइयां बिक जाती थीं। अपना सामान बेचकर वो खाली हांडी वापस सिर पर रखता और खुशी खुशी लौट जाता। इसी तरह मज़े में करीब 2-3 साल का लंबा वक्त बीत गया। लेकिन फिर एक दिन हमारा वो पुराना मेस टूट गया और मुझे रहने के लिए किसी दूसरे ठिकाने पर जाना पड़ा। पर ताज्जुब देखिए कि कुछ ही दिनों बाद वो फेरी वाला ढूंढते हुए मेरे नए मेस में भी आ पहुंचा। नौजवान लड़कों का दिल जीतना उस फेरी वाले को बहुत अच्छी तरह आता था। 1 महीना भी नहीं बीता था कि वो इस नए मेस में भी सभी की आंखों का तारा बन गया। यहां भी हर रोज उसकी एक पूरी हांडी भर मिठाई आराम से बिकने लगी। उस खीर मोहन वाले का असली नाम शायद पंचानन था, लेकिन हमने उसे कभी नाम से नहीं पुकारा, इसलिए मुझे पक्का याद नहीं है। एक दिन वो हाथ जोड़कर बहुत ही अदब से बोला कि बाबूजी, आज मेरे बेटे की शादी का बहुभोज है। आप लोगों की मेहरबानी से ही मेरे घर का चूल्हा जलता है और आप ही मेरे असली मालिक हैं। मेरी इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आज मेरे गरीब खाने पे आकर चरणों की धूल डालेंगे और मुंह मीठा करेंगे तो मुझे बहुत भारी खुशी मिलेगी। उसकी मनुहार सुनकर मेस के बहुत से लड़के दावत में गए। मेरा भी बहुत मन था, लेकिन किसी वजह से आखिर में मेरा जाना नहीं हो पाया। जो लड़के दावत खाकर लौटे, उन्होंने फेरी वाले की मेहमान नवाजी की बहुत भारी तारीफ की। उन्होंने बताया कि बेरिया घाटा के इलाके में खपरेल की छत वाले एक छोटे से मकान में उसका घर था। उसी के सामने एक दूसरे मकान के बाहरी कमरे में लोगों के बैठने के लिए साफ सुथरे बिस्तर बिछाए गए थे। पान का बहुत बढ़िया इंतजाम था और बाबू लोगों के शौक के लिए कैंची छाप सिगरेट भी मंगवा कर रखी गई थी। मिस के लड़के अपनी तरफ से नई नवेली दुल्हन के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर गए थे। सबने लौटकर बताया कि बहू सचमुच बहुत प्यारी थी। तब के रिवाजों के हिसाब से उसकी उम्र बहुत कम थी और वो 11 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी, और खुद फेरी वाले के बेटे की उम्र भी अब मुश्किल से 16 साल ही रही होगी। दावत से लौटने वाले लड़कों ने बताया कि उस फेरी वाले ने सचमुच बहुत ही शानदार दावत दी थी। उसने अपने हाथों से सबको छक कर पूरियां, सब्जियां, मछली, दही और बढ़िया संदेश खिलाए थे। खाना खत्म होने के बाद सबको पान और सिगरेट भी दी गई थी। अब ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी कि एक मामूली फेरी वाला हम बाबू लोगों के लड़कों की इतनी खातिरदारी कर रहा था। लेकिन उस दावत में सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उस गरीब आदमी ने सब कुछ इतने सलीके और सफाई से किया था कि उसमें कोई कमी निकालने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। उसका वो खपरेल वाला घर और मेहमानों के बैठने का वो साफ सुथरा बिस्तर देखकर मेस के कई लड़के तो भारी अचरज में पड़ गए थे। दावत में जाने से पहले उन लड़कों ने आपस में पक्का कर लिया था कि वे वहां जाकर कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। उन्होंने सोचा था कि वो ठहरा एक बहुत ही मामूली और गरीब फेरी वाला, और उसने इतने प्यार से बुलाया है तो बस उसका मान रखने के लिए चले चलते हैं। उन्होंने तो बस यही तय किया था कि वे लोग बहू का मुंह देखकर फेरी वाले के हाथों में अपना नेग थमाएंगे और सीधे वापस लौट आएंगे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो कुछ देखा और जो इज्जत पाई वो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगले 2-3 दिनों तक मेस में बस उसी फेरी वाले के बेटे की शानदार दावत के ही चर्चे चलते रहे। दावत के बाद जब फेरी वाला अपनी मिठाई लेकर दोबारा मेस में आने लगा तो लड़कों के बीच उसकी इज्जत और मान मानो 10 गुना बढ़ गया। पहले जहां उसकी बस एक हांडी मिठाई बिकती थी, वहीं अब मेस के लड़के दोनों वक्त मिलाकर 2 पूरी हांडियां चट करने लगे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो आदमी सचमुच एक बहुत ही पक्का और दिमाग वाला व्यापारी था। उस बात को करीब 2 साल और बीत गए और मेरी पढ़ाई का वो सुहाना सफर खत्म हो गया। मैं अपनी पहली नौकरी लेकर कलकत्ता से बहुत दूर एक दूसरे शहर चला गया और वहीं मैंने अपनी जिंदगी के करीब 7-8 लंबे साल गुजार दिए। वक्त के साथ कलकत्ता की वो पुरानी जिंदगी मुझसे बहुत पीछे छूटती चली गई और अपने पुराने मेस और पुराने दोस्तों की यादें भी धुंधली पड़ने लगी। एक बार दुर्गा पूजा से ठीक पहले मुझे किसी बहुत ही जरूरी काम से वापस कलकत्ता आना पड़ा। कलकत्ता आते ही मैं अपने उसी पुराने मेस में गया और वहां जाकर मैंने देखा कि वही पुराना फेरी वाला अपने सिर पर
अपनी वही जानी पहचानी हांडी रखे मिठाई बेचने आया हुआ है। मैं उसे देखते ही खुशी से चहक उठा और बोला कि अरे पंजानन, क्या तुमने मुझे पहचाना? मुझे देखते ही फेरी वाले की आंखें चमक उठीं और वो मुझे पहचानकर बहुत खुश हुआ। उसने झुककर मुझे प्रणाम किया और भारी आवाज में बोला कि बाबूजी, भला मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूं? आप लोगों के टुकड़ों पर ही तो मेरी जिंदगी पली है, तो फिर क्या मैं अपने मालिकों को ही भूल जाऊंगा? बाबूजी, अब आप कहाँ रहते हैं? आपको तो यहां देखे हुए एक बहुत ही लंबा अरसा बीत गया है। बाबूजी, क्या आपकी शादी हो गई है और क्या आपके बाल बच्चे भी हो गए हैं? मैंने हंसते हुए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और फिर उससे पूछा कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अब तुम्हारा वो लड़का क्या करता है जिसकी शादी में तुमने हमें दावत दी थी? मेरा सवाल सुनते ही फेरी वाला एकदम से चुप हो गया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसने एक बहुत ही भारी और ठंडी सांस लेते हुए कहा कि बाबूजी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर तो मेरे तो मानो होश ही उड़ गए और मैंने भारी हैरत से पूछा कि क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेटा नहीं रहा? हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? और उसे गुजरे हुए कितने दिन बीत चुके हैं? मेरी ये बात सुनते ही फेरी वाले की आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। उसने अपनी मैली धोती के कोने से अपने आंसू पोंछे और रुंधे हुए गले से कहा कि बाबूजी, अगर मुझे ये पता होता कि उसके साथ क्या हुआ है तो शायद मेरे दिल को थोड़ी शांति मिल जाती। वो मरा नहीं है, बल्कि पिछले साल माघ के महीने में एक दिन घर से ये कहकर निकला था कि वो बाऊ बाजार जा रहा है। बाऊ बाजार में हमारे ही गांव के एक आदमी की परचून की दुकान है। बाबूजी, मेरा बेटा उस दिन जो घर से निकला तो फिर लौटकर कभी वापस नहीं आया। मैंने भारी अचरज से पूछा कि तो क्या तुमने उसे कहीं ढूंढा नहीं? फेरी वाले ने एक लंबी सांस ली और कहा कि बाबूजी, क्या मैंने उसे खोजने में कोई कसर बाकी छोड़ी होगी? शहर का ऐसा कोई अस्पताल और ऐसी कोई गली नहीं बची जहां मैंने उसकी खाक न छानी हो, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अब तो मैंने उसके लौटने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी है बाबूजी। उसने अपने आंसू पूछते हुए कहा कि मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। क्या आप कल यहां रहेंगे? अगले दिन सुबह होते ही वो फेरी वाला फिर से मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे अंदर बुलाते हुए कहा कि अंदर आ जाओ, कमरे में कोई नहीं है। बताओ तुम कल क्या कहना चाहते थे? उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी, मुझे लोगों ने बताया है कि अगर आप अखबार में लिखवा दें तो शायद मेरा खोया हुआ बेटा मिल सकता है। क्या आप अखबार वालों को मेरे बेटे के बारे में कुछ लिख कर दे देंगे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ और क्या लिख कर दूं। इतने लंबे अरसे के बाद अखबार में खबर छपवाने का कोई फायदा होगा या नहीं, इस बात पर मुझे बहुत भारी शक था। लेकिन जवान बेटे के दुख में तड़पते हुए उस बेबस बाप को तसल्ली देने के लिए मैंने हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा बेटा दिखने में कैसा था और उसकी उम्र कितनी थी, मैं सब कुछ लिख कर दे दूंगा। कलकत्ता से वापस जाने से पहले मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके 2-3 अखबारों में एक इश्तिहार छपवा दिया। उसमें लिखवाया गया था कि बेटा, ननी, तुम जहां भी हो घर लौट आओ। तुम्हारी मां मरने की हालत में है और अगर तुम आखिरी बार उसका मुंह देखना चाहते हो तो तुरंत आ जाओ। उस इश्तिहार का बाद में क्या नतीजा निकला ये मुझे कभी पता नहीं चल सका, क्योंकि वो काम करने के 3-4 दिन बाद ही मैं वापस कलकत्ता से चला गया था। इस बात को पूरे 2 साल बीत गए और 2 साल बाद मेरा दोबारा कलकत्ता लौटना हुआ। कलकत्ता का ये दौरा बहुत ही चंद दिनों का था और मैं अपने उसी पुराने मेस में जाकर ठहरा था। लेकिन इस बार मुझे वो फेरी वाला वहां कहीं दिखाई नहीं दिया और सच कहूं तो मुझे भी उसकी कोई खास याद नहीं आ रही थी। मैं अपने काम के सिलसिले में इतना उलझा हुआ था कि दिन भर शहर की सड़कों पर इधर से उधर भटकता रहता था। उस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी और के बारे में फुर्सत से सोचने का वक्त ही कहाँ मिलता था। शायद अगर वो फेरी वाला अचानक मेरी नजरों के सामने आ जाता तो मुझे वे सारी पुरानी बातें याद आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना काम निपटाकर मैं एक बार फिर कलकत्ता से वापस लौट गया। उस दूर परदेश में रहते हुए कभी कभार खाली वक्त में उस फेरी वाले और उसके बदनसीब बेटे की धुंधली सी याद मेरे जहन में उभर आती थी, लेकिन फिर मैं उन बातों को पूरी तरह भूल गया। इस बात को पूरे 9 साल बीत गए।
9 साल बाद परदेस की नौकरी छोड़कर मैं दोबारा कलकत्ता की उन्हीं सड़कों पर काम की तलाश में आ पहुंचा और कुछ महीनों की जद्दोजहद के बाद मुझे एक नई नौकरी मिल भी गई। मैंने रहने के लिए फिर से एक मेस ही चुना था। ये मेस उसी पुराने इलाके में था, लेकिन मकान कोई दूसरा था। और फिर एक दिन अचानक मेरी नज़र उसी पुराने फेरी वाले पर पड़ी। उसके सिर पर आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही वो चपटी हांडी रखी हुई थी जो रसीले खीर मोहन से भरी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इतने लंबे अरसे बाद उसे देखकर मेरा दिल अजीब सी खुशी से भर गया। मैं इस नए मेस में ठहरा जरूर था, लेकिन यहाँ के सारे चेहरे मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे और मेरा किसी के साथ दिल का कोई राब्ता नहीं बन पाया था। इन अनजान चेहरों की भीड़ में बस वो एक अकेला इंसान ही ऐसा था जिसे मैं बरसों से जानता था। मेरी उस पुरानी और सुहानी जवानी के दिनों से बस इस एक इंसान का गहरा वास्ता जुड़ा हुआ था। लेकिन वो पहली नज़र में मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। इतने सालों में मेरे चेहरे के नक्श बहुत बदल चुके थे और उम्र का असर भी साफ छलकने लगा था। ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि मेरी उस जवानी और आज की जिंदगी के बीच करीब 20-21 सालों का एक बहुत बड़ा फासला आ चुका था। वो आदमी आज भी बिल्कुल उसी तरह अपने सिर पर वो चपटी हांडी लादे हुए मेस के लड़कों को खीर मोहन खिलाने के लिए गलियों की खाक छान रहा था। मैंने आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाया। खीर मोहन खरीदकर जब मैं उसके हाथ में पैसे रख रहा था तो उसने 2-3 बार बहुत ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसे शायद कुछ शक हो रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब मैंने खुद ही मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि क्यों भाई, क्या तुमने मुझे पहचाना? मेरी बात सुनते ही फेरी वाले ने हाथ जोड़कर मुझे झुककर प्रणाम किया। वो बहुत ही मीठे लहजे में बोला कि बाबूजी, मैं भी इतनी देर से हैरत में यही तो देख रहा था कि कहीं ये आप ही तो नहीं हैं। बाबूजी, अब मेरी इन बूढ़ी आंखों में पहले जैसी वो तेज रोशनी कहाँ रह गई है जो मैं एक ही नज़र में सब कुछ पहचान लूं? इतने लंबे अरसे तक आप शहर छोड़कर कहाँ चले गए थे बाबूजी? मैंने बहुत गौर से देखा कि इतने सालों के बाद भी उस फेरी वाले के चेहरे और रूप रंग में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था। मैं ये देखकर भारी अचरज में पड़ गया कि ना तो उसके सिर का एक भी बाल सफेद हुआ था और ना ही उसका कोई दांत टूटा था। मैंने उससे कहा कि भाई, मैं तो यही सोचकर हैरान हो रहा हूं कि तुमने इतने सालों तक अपना ये रूप रंग कैसे संभाल कर रखा हुआ है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हैरिसन रोड वाले उस मेस में तुम्हारा आना जाना बस कल ही की तो बात हो। मेरी बात सुनकर फेरी वाले ने एक बहुत ही फीकी सी हंसी के साथ कहा कि अरे बाबूजी, अब इन गरीबों के रूप रंग का भी भला क्या ही कहना है। ठीक उसी वक्त मुझे अचानक उसके उस खोए हुए बेटे की याद आ गई जो घर से गायब हो गया था। मुझे ये बात सबसे पहले पूछनी चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए उससे पूछा कि अरे हाँ पंचानन भाई, ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हारा वो जो खोया हुआ बेटा था, क्या उसका कुछ पता चला? मेरा सवाल सुनते ही फेरी वाले ने भारी उदासी के साथ अपनी गर्दन नीचे झुका ली और बोला कि नहीं बाबूजी, वो जो उस दिन घर से गया था तो उसके बाद फिर कभी लौट कर नहीं आया। ये सुनकर मेरे दिल को सचमुच बहुत गहरी ठेस पहुंची। मुझे दुख हुआ कि अखबारों में इश्तिहार छपवाने और पैसे खर्च करने का भी कोई फायदा नहीं निकल सका। मैंने हमदर्दी जताते हुए पूछा कि तो अब तुम्हारे उस बेटे की बहू कहाँ है और वो किसके सहारे जी रही है? उसने बहुत ही बेबसी के साथ कहा कि बाबूजी, वो अभागी तो मेरे पास ही रहती है, भला वो बेचारी मुझे छोड़कर और कहाँ जाएगी। मैंने पूछा कि क्या तुम अभी भी उसी पुराने इलाके में रहते हो? उसने हामी भरते हुए कहा कि हाँ बाबूजी, मैं अभी भी बेलिया घाटा वाले उसी पुराने घर में ही पड़ा हुआ हूँ। मैंने फिर पूछा कि क्या तुम्हारी घरवाली तुम्हारे साथ है या नहीं? उसने रुंधे हुए गले से कहा कि नहीं बाबूजी, वो भी आज से करीब 4 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। बेटे के घर से गायब होने के बाद से ही उसका शरीर जो टूटना शुरू हुआ तो फिर वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाई और उसी भारी सदमे में घुट-घुट कर मर गई। तभी उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि बाबूजी, ये बहुत अच्छा हुआ जो आप आज यहाँ आ गए। मैंने पूछा कि अरे इसमें अच्छी क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला कि बाबूजी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अब मेरे बेटे को गायब हुए पूरे 12 साल बीत चुके हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि इस बार मैं कुशा की घास से उसका पुतला बनाकर उसे जलाऊंगा और उसका आखिरी श्राद्ध पूरा कर दूंगा। मैंने गांव के भट्टाचार्य जी से इस काम के लिए सारा विधान और नियम भी पूछ लिया है। बाबूजी, आजकल मेरी आमदनी कोई बहुत अच्छी नहीं है,
इसलिए मैं लोगों से थोड़ा बहुत भीख और चंदा मांगकर अपने उस अभागे बेटे का ये आखिरी काम पूरा करना चाहता हूँ। मेरी अपनी खुद की माली हालत तो उस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रही थी और मैं नई नौकरी में काफ़ी तंगी से गुजर रहा था। उस दौर में मेस का खर्चा चलाना ही मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए मैं चाहकर भी उस बेबस बाप को आज के हिसाब से कोई 100-150 रुपयों से ज़्यादा की मदद नहीं दे पाया। इस मुलाकात के करीब 15 दिनों के बाद वो फेरी वाला दोबारा मेरे पास आया और हाथ जोड़कर बोला कि बाबूजी, आज मेरे बेटे का श्राद्ध है। अगर आप आज मेरे गरीब खाने पर आकर चरणों की धूल डालेंगे तो मेरा बड़ा मान रह जाएगा। मैं एक बहुत ही मामूली और छोटा आदमी हूं, इसलिए अपने मुंह से आपको बुलाने की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दें तो मुझ गरीब का ये भारी काम पूरा हो जाएगा। उसकी इतनी मनोहार सुनकर मैं किसी भी कीमत पर उसे टाल नहीं सका और मेरा दिल भी नहीं माना। उस फेरी वाले के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता था। मेरे छात्र जीवन की उस पुरानी दुनिया का अब बस वही एक अकेला इंसान इस पूरे कलकत्ता शहर में बचा था, इसलिए मेरा वहां जाना तय हो गया। जाते जाते वो मुझे बेलिया घाटा के उस इलाके का एक पता दे गया था, जहां मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं गया था। आज से पहले कभी वहां जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी थी। वहां पहुंचकर 20-22 कमरों की एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी बस्ती में भारी मुश्किल से मैंने उसका कमरा खोज निकाला। उस बस्ती के ठीक सामने एक पानी भरा जोहड़ था। फेरी वाला मुझे खपरेल की छत वाले एक बहुत ही छोटे और नीचे से कमरे में ले गया और बड़े आदर के साथ मुझे वहां बिठाया। वहां केवड़ा की लकड़ी से बनी एक पुराने तख्त पर बहुत ही मोटा और साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। मेरे वहां पहुंचने से फेरी वाला इतना ज्यादा खुश था कि उसकी बातों और हाथ पैर हिलाने के हर एक ढंग से उसकी वो भारी खुशी साफ झलक रही थी। मैंने इधर उधर देखकर उससे पूछा कि पंचानन भाई, तुम इस मकान में कितने दिनों से रह रहे हो? उसने चहकते हुए कहा कि बाबूजी, आज पूरे 30 साल हो गए हैं और मेरा वो अभागा लड़का भी इसी मकान में पैदा हुआ था। इतना कहकर वो बहुत ही हड़बड़ी में न जाने कहाँ चला गया और थोड़ी देर बाद वो कैंची छाप सिगरेट की एक पूरी डिब्बी लाकर मेरे सामने रखते हुए बोला कि बाबूजी, आप मजे से आराम फरमाइए। जब आप मेरे इस गरीब की कुटिया में आ ही गए हैं तो फिर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसका ये भारी जोश देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि आज उसके ही जवान बेटे का श्राद्ध है। ऐसा लग रहा था मानो उसके घर में कोई बहुत बड़ा और खुशी का त्योहार मनाया जा रहा हो। ये सब देखकर मेरे मन में एक अजीब सी शर्म और झिझक पैदा हो गई, क्योंकि शायद मेरी खातिरदारी करने के चक्कर में ही उसे किसी त्योहार जैसा इतना भारी इंतजाम करना पड़ा था। तभी वो मेरे पास आकर बैठ गया और पुरानी यादों में खोते हुए बोला कि बाबूजी, जब मेरे बेटे की शादी हुई थी, बहुत साल पहले की बात है, उस दिन भी आपके उस पुराने मेस से रमेश बाबू, हरिधन बाबू, गोपाल बाबू और सतीश बाबू, इस सारे के सारे बाबू लोग आकर इसी तख्त पर यहीं बैठे थे। वे सब सचमुच बहुत ही अच्छे और बड़े दिल वाले लोग थे। रमेश बाबू तो बिल्कुल वहीं बैठे थे जहां आज आप बैठे हैं, और उन्होंने यहीं बैठकर चाय और मिठाइयां खाई थी। मुझे वो दिन आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। और सतीश बाबू ने तो हक से कहा था कि अरे पंचानन, जरा गर्मा गर्म पूरियां तो लेकर आना। तब मैंने तुरंत अपनी घरवाली से चूल्हे पर अलग से कढ़ाई चढ़वाकर उनके लिए गरम गरम पूरियां तलवाई थी। उन पूरियों को खाकर वे बाबू लोग कितने खुश हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकता। वे मेरी पीठ ठोक कर कह रहे थे कि तुमने बहुत ही बढ़िया दावत दी है। अरे बाबूजी, वे लोग भी क्या गजब के इंसान हुआ करते थे। अच्छा बाबूजी, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए पान बनवा कर लाता हूं। उसकी बातें सुनकर मुझे सचमुच अंदर से बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। मुझे याद आया कि इतने साल पहले उसके बेटे की शादी में मेरा भी न्योता था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। ये कोई 20-22 साल पुरानी बात थी जिसे मैं पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन आज उसकी बातों से मुझे वो सब याद आ गया। उस दिन सचमुच न जाने क्यों मैं उसके बेटे की शादी में नहीं जा पाया था, लेकिन आज इतने लंबे अरसे के बाद मैं उसी घर में उसी बेटे का श्राद्ध खाने के लिए बैठा हुआ था। वो फेरी वाला तो मानो मुझे देखकर ही बावला हो गया था और सारा काम छोड़कर बस मेरी ही खातिरदारी में लगा हुआ था। मेरा उसके घर में कदम रखना उसके लिए किसी बहुत ही बड़े और शुभ त्योहार से कम नहीं था।
वो बार बार मेरे पास आकर यही पूछ रहा था कि बाबूजी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है या आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। बातों ही बातों में मुझे ये भी समझ आ गया कि 20 साल पहले जब मेरे मेस के बाबू लोग उसके घर आए थे तो वो दिन भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार दिन बन गया था। वो घूम फिरकर बार बार उसी पुरानी याद में खो जाता था। वो खुशी से चहकते हुए बताने लगा कि बाबूजी, जब रमेश बाबू और वे सब लोग यहाँ आए थे तो मैंने उन सब के लिए बहुत ही अलग और ख़ास इंतज़ाम किया था। मैं ठहरा एक मामूली सा फेरी वाला, लेकिन बाबूजी, मुझे इंसानों की बहुत अच्छी पहचान है। उस दिन हरिदन बाबू ने हंसते हुए मुझसे कहा था कि पंचानन, तुम पूरे शहर में खीर मोहन बेचते हो, इसलिए आज तुम्हारे बेटे की शादी में हम लोग सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने हुए खीर मोहन ही खाएंगे। ये सुनकर मैंने अपनी सबसे बड़ी हांडी में उनके लिए अलग से खास खीर मोहन बनाकर रखवा दिए थे। सतीश बाबू और रमेश बाबू ने उन्हें खाकर इतनी तारीफ की कि अगले ही हफ्ते सतीश बाबू ने मुझे घर ले जाने के लिए पूरे 5 सेर खीर मोहन का एक बड़ा ऑर्डर भी दे दिया था। मैंने अचरज से पूछा कि पंचानन भाई, ये तो पूरे 20 साल पुरानी बात है, फिर तुम्हें इसकी एक एक बात इतनी बारीकी से कैसी याद है? फेरी वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबूजी, भला ये बात मुझे कैसे याद नहीं रहेगी? आप जैसे बड़े लोग कोई रोज रोज थोड़े ही मेरे गरीब खाने पर आकर अपने चरणों की धूल डालते हैं। पूरी जिंदगी में मुश्किल से ऐसा कोई एक आध दिन ही तो आता है, तो फिर वो दिन मुझे भला कैसे भूल सकता है? थोड़ी देर तक उसकी बातें सुनने और 2-4 पान खाने के बाद जब मैंने वहां से उठने की कोशिश की तो फेरी वाले ने घबराकर अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। वो एकदम से बोला कि अरे नहीं नहीं, अब बाबूजी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप जब इतनी दूर चलकर आए हैं तो बिना मुंह मीठा किए कैसे जा सकते हैं? मैंने उसे समझाते हुए कहा कि नहीं पंचानन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज मैं यहाँ कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। अगर ये किसी खुशी का मौका होता तो मैं जरूर खा लेता, लेकिन आज ये श्राद्ध का काम है, इसीलिए मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। लेकिन उसने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा कि बाबूजी, आप अपने मुंह से ऐसी बात तो बिल्कुल भी मत निकालिए। आप लोग ही तो मेरे माई बाप हैं, और अगर आज आपने मेरे घर का पानी भी नहीं पिया तो मेरे उस खोए हुए बेटे की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। आप तो साक्षात ब्राह्मण देवता हैं बाबूजी, इसलिए आपको मेरी ये छोटी सी बात तो माननी ही पड़ेगी। उसकी इतनी भारी मनोहार और जिद के आगे मुझे आखिर में हार कर खाने के लिए बैठना ही पड़ा। बगल वाले छोटे से कमरे में मेरे खाने के लिए बहुत ही सलीके से एक साफ सुथरा आसन बिछाया गया था। तभी एक 30-32 साल की जवान लेकिन उदास सी दिखने वाली विधवा औरत आधा घूंघट काढ़े हुए मेरे सामने खाने की थाली लेकर आई। वो फेरी वाला मेरी बात पूरी होने से पहले ही थोड़ा पीछे हट गया और उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला कि बाबूजी, यही मेरे उस अभागे बेटे की बहू है। फिर उसने अपनी बहू से कहा कि बहू बेटा, जल्दी से बाबूजी को झुककर प्रणाम करो। इन बाबू लोगों की मेहरबानी और टुकड़ों पर ही तो हमारी जिंदगी पली है, और वैसे भी बाबूजी हमारे लिए साक्षात ब्राह्मण देवता हैं। इतना सुनते ही उस बहू ने तुरंत अपने गले में अपनी साड़ी का पल्लू लपेटा और बहुत ही गहरी इज्जत के साथ झुककर मेरे पैरों की धूल अपने माथे से लगा ली। फेरी वाले ने एक बार फिर अपनी मैली धोती के कोने से अपने आंसू पूछे और रुंधे हुए गले से बोला कि बाबूजी, सच कहूं तो मेरी बहू एक बहुत ही भली और सीधी सादी औरत है। जब मेरा बेटा घर से गायब हुआ था तब ये बेचारी बहुत ही कच्ची उम्र की थी। बस उसी मनहूस दिन से ये इसी टूटे फूटे घर में पड़ी हुई है। ये एक बहुत ही गरीब का घर है, इसलिए मैं इसे कभी भी अच्छा खाने या पहनने को कुछ नहीं दे पाया। लेकिन इस बेचारी ने जिंदगी भर मुंह बंद करके चुपचाप मेरी सारी गरीबी और मुसीबतें सह लीं। बाबूजी, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, आप तो साक्षात देवता हैं। मेरी घरवाली कभी कभार इसके साथ थोड़ी बहुत ज्यादती और जोर जबरदस्ती कर लिया करती थी। गुस्से में वो इसे ताने मारती थी कि तू इस घर में मनहूस बनकर आई है और तेरे कदम पड़ते ही मेरा जवान बेटा घर छोड़कर चला गया। लेकिन बाबूजी, इतने भारी ताने सुनकर भी मेरी बहू ने कभी एक दिन के लिए भी अपना मुंह नहीं फुलाया और ना ही पलटकर कोई जवाब दिया। अब तो इस घर में कोई और बचा भी नहीं है, बस एक ये है और एक मैं हूं। आज यही मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। बातों ही बातों में फेरी वाले की वो बहू दही लाने के लिए वापस घर के अंदर चली गई। मैंने हमदर्दी जताते हुए पूछा कि पंचानन भाई, क्या तुम्हारी बहू हमेशा से तुम्हारे ही पास रह रही है? उसके मायके वाले कहाँ रहते हैं और क्या वो कभी कभार वहां आती जाती नहीं है? फेरी वाले ने एक लंबी और
ठंडी सांस लेते हुए कहा कि बाबूजी, मायका कहाँ है उसका? इस दुनिया में उसका अपना कोई सगा संबंधी बचा ही नहीं है। इसीलिए तो मैं कभी कभी सोचकर बहुत घबरा जाता हूं। मेरी तो उम्र हो चली है, अगर मैं आज अपनी आंखें मूंद लूं तो मुझे तो हमेशा के लिए सुकून मिल जाएगा और मेरे इस बेटे के दुख कभी अंत हो जाएगा। लेकिन जब मैं अपनी इस बहू के बारे में सोचता हूं तो मेरा कलेजा कांपने लगता है। बाबूजी, आप ही बताइए कि मैं इसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगा? इसकी जवानी अभी पूरी तरह ढली नहीं है और मैं इसके लिए एक कौड़ी भी छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। आज तक इस बेचारी ने कभी अपने घर की चौखट के बाहर पांव तक नहीं रखा है। मेरे मरने के बाद ये क्या खाएगी और कहां ठोकरें खाती फिरेगी? बस यही सोच सोचकर मेरा खून सूखता रहता है। मैं अपनी थाली में थोड़ा खाना छोड़ने ही वाला था कि फेरी वाला तुरंत बोल पड़ा कि अरे बाबूजी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप इस तरह जूठन छोड़कर नहीं उठ सकते। आपको ये सब खत्म करना ही पड़ेगा। दावत पूरी करके जब मैं वापस लौटने लगा तो उस विधवा बहू ने बहुत सलीके से मेरे सामने मीठा पान लाकर रख दिया। फिर विदा लेते समय ससुर और बहू दोनों ने एक बार फिर भारी इज्जत के साथ झुककर मेरे पैर छुए। उस दिन के बाद करीब 1 साल तक वो फेरी वाला अपने पुराने नियम से हमारे मेस में खीरमोहन बेचने आता रहा। लेकिन पिछले साल दुर्गा पूजा की छुट्टियों से ठीक पहले उसने अचानक आना बंद कर दिया और उस दिन के बाद से फिर कभी उसे किसी ने नहीं देखा। आज भी कभी कभार उस गरीब इंसान की याद आती है तो दिल भारी सोच में पड़ जाता है कि वो बेचारा अभी जिंदा भी है या इस दुनिया से गुजर गया। सच कहूं तो मेरा ये पक्का फर्ज बनता था कि मैं जाकर उसकी कुछ खोज खबर लेता, लेकिन जिंदगी की उलझनों में मैं चाहकर भी कभी उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाया। समाप्त।